हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि नया साल आप सबके लिए सक्सेस, सिलेक्शन और नए मौके लाए। जो गोल आप 2025 में अचीव नहीं कर पाए थे, वह गोल आप 2026 में अचीव कर पाए। आज हम पॉलिटी के लास्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरा फोकस रखिए, एंड तक क्लास देखिए, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें एग्जाम में मतलब कि बड़ा फर्क लाती हैं। और चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपके जो पॉलिटी की हमारी लास्ट क्लास रहेगी, ठीक है। ऑलरेडी हम 8 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारी 9th क्लास है, ठीक। इसमें आपके जो प्रश्न विविध से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वो है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यानी कि लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वैश्य मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा वो बेसिकली जो पूछा वो ये पूछा है कि जो कि आपका लोकसभा है और जो विधानसभा, इसमें जो भी प्रतिनिधि यानी निर्वाचित किए जाते हैं, तो वो किस अधिकार यानी किस अधिकार के तौर पे यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो आपको देखने मिलेंगे। तो क्या ये आपके अनुच्छेद 326 के तहत में, या आपके अनुच्छेद 325, या आपके अनुच्छेद 324, या आपके अनुच्छेद 323। तो ये जो आपको देखने मिलेंगे अनुच्छेद 326 के तहत में देखने मिलेंगे। और 326 जो अनुच्छेद है, ये आप बात करें तो आपका जो यानी कि भारतीय संविधान का जो भाग आपको 15 है, 15, उसमें देखने मिलेंगे। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। जो आपका भाग 15 है उसके अंतर्गत ये आपको देखने मिलेंगे आर्टिकल 326 में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर है। और अभिकथन ए में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसदीय कानूनों और तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हेतु होता है। और जो कि आर में आपका बताया हुआ कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का जो कि प्रयोग करके भारत सरकार यानी कि राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो आपको ये दो स्टेटमेंट दी हुई है, इनके रिगार्डिंग में आपको ये बताना है। देखो, जब भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेगी स्टेटमेंट बेस्ड यानी कि एसेशन रीजन में, तो ये वाली जो आपको नीचे लाइन देखने मिलती है क्वेश्चन में, ये आप एक बार इसको पहले देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है वो पूछता है कि इसमें कौन सा गलत है, बट यहाँ पे आपसे पूछा कि इसमें जो आपको स्टेटमेंट दी हुई यानी पहली दूसरी, इनमें सही कौन सा। तो एक बार देख लेते हैं। तो पहले में जो कि आपको बताया क्वेश्चन के अंदर वो ये है कि जो कि आपकी मतलब कि ये है राज्य की जो कार्यपालिका की शक्ति की यदि हम बात करते हैं, उसका प्रयोग यानी कि संसदीय कानूनों के तौर पे और राज्यों के अंदर यानी जो भी हम कानून लागू करते हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित तौर पे करने के लिए होगा उसका। ये बात यहाँ पे सही देखने मिलेगी। दूसरी, भारत सरकार का मतलब की बात करें तो भारत सरकार जो वो अपनी कार्यपालिका शक्ति है उनका प्रयोग करके यानी कि राज्यों को आवश्यक निर्देश भी वो दे सकती हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको सही स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, यानी आपके दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ए वाला भी और आर वाला भी, तो दोनों स्टेटमेंट। लेकिन जो आर वाला आपका देखने को मिलेगा जो कारण है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है, यानी आर जो स्टेटमेंट है वो आपको एक ही व्याख्या कर रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में पहला वाला ही देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो कि दोनों ए और आर सही है और इसमें आर एक ही यानी कि व्याख्या करता है। तो आपका इसमें ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सही सुमेलित नहीं, इसमें आपसे पूछा कौन सा सही पे सुमेलित नहीं है इसमें। तो बेसिकली इसमें जो आप एक तरफ आपको लेफ्ट साइड में संस्थाएं देखने मिलेंगी और दूसरी तरफ आपको इसमें स्थापना वर्ष उनके देखने मिलेंगे, यानी कि किस वर्ष में यानी कि इसको यानी कि स्थापित किया गया था, इसकी जो स्थापना वर्ष आपको देखने मिलेगी। तो अंतरराज्य परिषद की यदि हम बात करते हैं तो ये आपको क्या 1990 में देखने मिलेगी। हाँ जी, इसको 1990 में ही यानी कि स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या 1954 में किया गया था, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। 1954 में नहीं किया गया था, इसका ध्यान रखिएगा। इसको 1952 में यानी कि 1952 में इसको स्थापित किया गया था। तो आपका इसका जो स्थापना वर्ष है 1952 हो जाएगा। फिलहाल में जो आपका ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करते हैं तो 1964 में ही था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 1993 में ही था। तो यानी कि आपके ए वाला और सी वाला डी वाला ये सही है, बाकी जो उसमें गलत ऑप्शन था वो आपका बी वाला देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखो यहाँ पे भी आपसे यही पूछा आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा सही नहीं है सुमेलित। तो ये कुछ आपको अधिनियम दिए हुए हैं और उनके जो वर्ष दिए हुए कि किस वर्ष हमने वो अधिनियम यानी कि किस वर्ष में हम अधिनियम को लाए थे अधिनियम को। पहला आपका कंपनी अधिनियम है जो कि 2013 में लाया गया था, यहाँ पे ये सही है। भारतीय संविधान अधिनियम की बात करते हैं तो ये 1870 में लाया गया था। क्या देखो, ये 1870 में नहीं लाया गया था, क्योंकि इस अधिनियम को वो आपको देखने मिलेगा 1872 में, यानी कि 1872 में यानी कि इस अधिनियम को लाए थे हम। तो ये वाला आपका बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और साझेदारी अधिनियम ये 1932 में ही देखने मिलेगा। वस्तु बिक्री अधिनियम आपको 1930 में देखने मिलेगा, यानी सारे बाकी ऑप्शन सही है। आपका जो बी वाला ऑप्शन है फिलहाल में ये जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे 1870 दे रखा था और एक्चुअल में आपका 1872 में देखने को मिलेगा भारतीय संविधान अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि एशियाई विकास बैंक का जो एक मतलब ये देखने मिलेगा आपको इंडिया रेजिडेंट मिशन, तो ये कहाँ अवस्थित है? क्या ये मुंबई शहर में देखने मिलेगा, या नई दिल्ली के अंदर, या आपका कोलकाता के अंदर, या आपका बेंगलुरु के अंदर? तो बेसिकली इसमें जो पूछा है ये पूछा है कि जो एशियाई बैंक का ये एक आपको ये देखने मिलेगा यानी कि इंडिया रेजिडेंट मिशन, तो ये आपको नई दिल्ली के अंदर देखने मिलेगा। तो इसमें आपका यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का यानी कि जो 6 सूत्री प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा वो भारत में यानी किस प्रधानमंत्री द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था? तो भारत के वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा यानी कि इस 6 सूत्री प्रस्ताव को दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए यानी कि प्रस्तुत किया गया था? क्या वो मनमोहन जी के द्वारा किया गया था, या आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था, या नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, या आपका इंद्र कुमार गुजराल जी के द्वारा किया गया था? तो ये आपको देखने मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यानी कि इस प्रस्ताव को जो आपको 6 सूत्री प्रस्ताव ये देखने मिलेगा जो कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए यानी कि इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप कमेंट में बताना कि ये जो प्रस्ताव यानी कि देखो जब आपसे क्वेश्चन तो अभी तो फिलहाल यही पूछा कि जो कि 6 सूत्री प्रस्ताव है किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है ये किस वर्ष, तो वो आप कमेंट में बताइएगा मुझे कि यानी इस प्रस्ताव को किस वर्ष में यानी कि प्रस्तुत किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए था, क्योंकि वर्ष भी अक्सर आयोग क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और हाँ देखो, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, देखो इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिल जाएगा, और उसका मैं जो क्या कहते हैं वो आपके चैनल के अबाउट पोर्शन में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और इसमें देख क्वेश्चंस पे आते हैं। आपके जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का जो मूल अधिकार है क्या वो आपातकाल स्थिति में यानी कि निलंबित नहीं किया जा सकता? नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद से यानी कि राज्यसभा द्वारा पारित किए गए जो भी या लोकसभा द्वारा जो भी सहमत व्यक्ति किए गए क्या उन संकल्प द्वारा यानी उन्हें हटाया जा सकता है? तो ये 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, तो इनमें आपको बताना है कि कौन सा यानी कि सही स्टेटमेंट है। तीसरा दिया हुआ आपका कि वर्तमान में राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं क्या वो अरुण जेटली देखने मिलेंगे, या योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं क्या वो श्री मोंटेक अहिलू वालिया देखने मिलेंगे? तो पहले स्टेटमेंट की यदि हम बात करें जो आपसे कथनों में पूछा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। देखो जब भी आपसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पूछे उसके संरक्षण का जो मूल अधिकार देखने मिलता है तो उसे हम आपातकाल की स्थिति में यानी निलंबित नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये आपका जो स्टेटमेंट है पहला वाला वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपातकाल की स्थिति में हम उसको निलंबित नहीं कर सकते जो भी हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के जो भी संरक्षण के मूल अधिकार देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनके पद से राज्यसभा द्वारा जो भी मतलब कि पारित किए जाएंगे मतलब जो भी व्यक्त और संकल्प उनके द्वारा किए जाएंगे या लोकसभा द्वारा जो भी सहमत व्यक्त किए जाएंगे क्या उनके संकल्प द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है? तो आपको ये भी स्टेटमेंट आपको सही देखने को मिलेगी। लेकिन जो आपकी ये लास्ट वाली स्टेटमेंट है यानी कि वर्तमान में जो राज्यसभा में विपक्ष नेता देखने को मिलेंगे अरुण जेटली, तो ये जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है, यहाँ पे अरुण जेटली नहीं देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है योजना आयोग के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपको नहीं देखने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो योजना आयोग के जो अध्यक्ष माने जाते हैं वो प्रधानमंत्री माने जाते हैं, और योजना आयोग को यानी कि नीति आयोग में यानी कि इसका जो दूसरा नाम आपको देखने मिलेगा वो नीति आयोग देखने मिलेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो राज्यसभा के जो विपक्ष के नेता देखने मिलेंगे वो कौन है? तो अभी वर्तमान में आपको देखने मिलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे देखने मिलेंगे राज्यसभा में जो कि विपक्ष के नेता देखने मिलते हैं। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट केवल और केवल यहाँ पे 1 और 2 ही सही देखने मिलेगा, पहला और दूसरा वाला, तो आप ऑप्शंस में एक बार चेक कर सकते हो। तो आपके पहले ही ऑप्शंस में देखने मिलेंगे केवल 1 तथा 2 ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष देखने को मिलता है वो कौन है? यानी जो प्रेस काउंसिल है इसके जो अध्यक्ष देखने मिलते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के क्या वो पीएल पुनिया है या मार्क डे कार्ड जो देखने मिलेंगे या कुलदीप नैयर या आपके पूजा भट्ट? तो इनकी मैं बात करूं तो जो कि इसके अध्यक्ष देखने मिलेंगे यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के वो आपको मार्क डे कार्ड जो देखने मिलेंगे, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन जो अधिनियम देखने को मिलता है वो कब पारित हुआ था यानी किस वर्ष में और किस मतलब किस अधिनियम के तहत में, सॉरी ठीक है, यानी किस अधिनियम में, ये मतलब जो आपदा प्रबंधन अधिनियम था ये किस अधिनियम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस मतलब इसके रिगार्डिंग में अधिनियम में आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो था यानी कि वर्ष में 2001 में था या 2005 में या 2009 में या 2013 में, तो इसको यानी कि 2005 में लाया गया था यानी कि ये जो आपको देखने को मिलेगा। और देखो संसद के हमारे 2 सदन देखने को मिलते हैं, इसका हम थोड़ा सा फैक्चुअल जानकारी वो आपको दे देता हूँ एग्जाम के रेलेवेंट में। वो है कि देखो इसको संसद के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन संसद के अंदर जो हमारे आपको 2 सदन देखने मिलते हैं, एक आपका लोकसभा और एक आपका
राज्यसभा। यदि मैं लोकसभा की यदि हम बात करते हैं तो इस विधेयक को लोकसभा के अंदर ये देखने को मिलेगा आपका 12 दिसंबर 2005, यानी इसको 12 दिसंबर 2005 में जारी पारित किया गया था, ठीक है, लोकसभा के द्वारा, जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम था 12 दिसंबर 2005 में इसको आप इसके द्वारा यानी कि जारी किया गया था लोकसभा के द्वारा। और राज्यसभा की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 28 नवंबर 2005 में, ठीक है, 28 नवंबर 2005 में। तो ये क्या था कि ये राज्यसभा में पहले आया था 28 नवंबर 2005, उसके बाद में लोकसभा में आने की 12 दिसंबर 2005 में, और फिर उसके बाद में ये आपको देखने को मिलेगा 23 दिसंबर 2005 में। 23 दिसंबर 2005 में क्या था कि राष्ट्रपति जी के द्वारा यानी कि इसको एक स्वीकृति मिल गई थी, यानी कि परमिशन मिल गई थी, जिसको बाद में यह एक अधिनियम के रूप में यानी कि अधिनियमित हुआ। और इसके तहत हम बात कर सकते हैं जो कि आपकी यानी कि एक तो जिला, ये ध्यान रखिए, एक तो आपके होगी राष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, ये कह सकते हैं एक तो राष्ट्रीय लेवल पे होगी पूरे नेशनल लेवल पे, और एक आपकी राज्य लेवल पे हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय, राज्य, और एक ध्यान रखना जिला, ठीक है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, इन तीनों स्तरों पे यानी जो भी आपदा प्रबंधन जो कि आपको प्राधिकरण देखने मिलेंगे उनकी मतलब कि पूर्ण रूप से व्यवस्थित संरचना का जो प्रावधान वो आपको देखने मिलेगा। तो ये आपका इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा यानी 2005। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन को जब आप लिंक करके पढ़ोगे तो आप अच्छे से वहां पे आंसर्स को दे पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधानेतर जो अधिकार है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग पूछा है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, इसके रिगार्डिंग में आपको बताने की कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट है कि वह शक्ति जो संविधान की सीमा का अतिक्रमण कर देती है, ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये संविधान की सीमा का अतिक्रमण नहीं करती है, ठीक है, इसका जो अर्थ है संविधानोत्तर अधिकार जो आपको देखने मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वह संविधान की सीमा का अतिक्रमण के बारे में कुछ बताए। नेक्स्ट के वह व्यक्ति जिसे संविधान के अंतर्गत असाधारण शक्ति प्राप्त हो, देखो किसी भी प्रकार की मतलब कि किसी भी व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत कोई भी असाधारण शक्ति वगैरह प्राप्त नहीं की जाएगी और ना ही होती है, तो आपको बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या यह है मतलब कि वह शक्ति जो संविधान के सहमत नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर सही देखने मिलेगा, ऐसा ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फिलहाल में आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डी वाला, एक बार चेक कर लेते हैं, क्या वह अधिकार जिसमें आपातकालीन घोषणा होने पर राज्य की समझ शक्ति नहीं तो देखने मिलेंगे, नहीं, आपातकालीन घोषणा होने पर राज्य की जो आपको समझ शक्ति देखने मिलेंगी वो इसमें नहीं होंगी, तो केवल आपका इसमें सी वाला ही ऑप्शन सही हो देखने को मिलेगा। यानी इसकी मीनिंग के अनुसार जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा है ना कि संविधानेतर अधिकार का जो आपको अर्थ देखने मिलेगा, इट मीन्स उसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 दिसंबर को मतलब कि क्या मनाया जाता है, 10 दिसंबर को क्या मानव अधिकार दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, या विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, या यूएन दिवस के रूप में, या आपका मजदूरी दिवस के रूप में, या हम कैसे, देखो सबसे एक मेन चीज ये ध्यान रखनी है कि जो कि 10 दिसंबर की ये काफी एक इंपॉर्टेंट डे आपको देखने मिलेगा 10 दिसंबर। वैसे तो इसे हम मानव अधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इट मीन्स जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस देखने को मिलता है, यानी कि ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके तहत मतलब देखो इसे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यदि अगर हम बात करें तो भाई सेलिब्रेट दिस मतलब कि जो कि आपको देखने को मिलेगा डे, वाई सेलिब्रेटिंग दिस इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ऑन 10 दिसंबर, वो इसलिए हम क्यों करते हैं क्योंकि देखो जो भी हमारे मतलब कि भारत की जो मतलब हमारी जनता जो लोग हैं उन्हें यानी उनके मौलिक अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में यानी कि जागरूकता बढ़ाना, उनको जागरूक करना। और देखो इसकी जो घोषणा की बात करते हैं तो वो आपको देखने मिलेगी 1948 में, 1948 में इसकी घोषणा की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के अंदर, ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और देखो 10 दिसंबर को ही आपको जो हमारे मतलब कि एक महान गणितज्ञ थे, आप भी अच्छे से जानते होंगे उनको, जो कि रामानुजन जी देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, जो रामानुजन जी थे, ठीक है, रामानुजन जी। और इनका जो आपको पूरा नाम देखने मिलेगा वो क्या था, ध्यान रखिएगा, श्रीनिवास अयंगर रामानुजन जी। तो उनकी जयंती भी हम सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को ही। और जो कि एक और आपको देखने मिलेंगे, ठीक है, जो भारत के हमारे अंतिम गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है, जो आपको ये देखने मिलेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। तो यानी कि जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे जो कि हमारे मतलब कह सकते हैं जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, तो इनकी भी जयंती हम वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। तो ये आपको एक ही डेट से 3 यहाँ पे आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं कि 10 दिसंबर को किस किस की जयंती बनाई जाती है, तो रामानुजन जी की, और काफी जो ये हमारे अंतिम गवर्नर थे भारत के चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनकी। और 10 दिसंबर को जो डे आपको देखने मिलेगा वो मानव अधिकार दिवस, यानी इट मीन्स इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, जिसमें यानी लोगों को जागरूक किया जाता है उनके मौलिक अधिकार और उनकी स्वतंत्रता के लिए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन की संसद जो जानी जाती है, क्या वह नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है, या नेशनल पीपल कांग्रेस, या आपकी द नेशनल
पार्लियामेंट ऑफ चीन, ठीक है, या आपकी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। तो इनमें जो चीन की संसद की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको जो देखने को मिलेगी वो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से वो जानी जाती है। और मतलब कह सकते हैं कि इसके अंदर जो आपको टोटल सदस्य देखने को मिलेंगे वो 2980 सदस्य देखने को मिलेंगे, ठीक है, 2980। और यह मतलब कि विश्व में सबसे बड़ी संसद मतलब मानी जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये एक तरह का आदर्श वाक्य आपको देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली किसके द्वारा दिया गया था? ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा, या दूरदर्शन के द्वारा, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का था, या ये जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का था। तो ये जो आपको देखने मिलेगा ऑल इंडिया रेडियो का ये देखने मिलेगा, जो कि एक आदर्श वाक्य था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो आपका इसमें यानी कि जो ऑप्शन है वो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्लास का, ठीक है। सो भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट जो एक्ट या अधिनियम देखने मिलेगा, इट मीन्स, तो इसको यानी किस वर्ष में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपको देखने मिलेगा, क्या ये 2001 में था, या 2005 में था, या 2015 में था, या आपका कह सकते हैं इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो ये देखने मिलेगा आपको 2001 में ये देखने मिलेगा, जो कि भारत सरकार के द्वारा यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ये एक्ट था अधिनियम, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ठीक है, राइट अधिनियम। तो ये आपका 2001 में था। और देखो एक इंपॉर्टेंट मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, वो ये है कि आज देखो जैसे कि आज 1 जनवरी है, यानी कि आपका यानी कि 2 जनवरी को और 3 जनवरी को, ठीक है, 2 जनवरी को और 3 जनवरी को यानी कि हम मैराथन क्लास लाने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे दो मतलब कि उसमें 256 यानी कि 256 क्वेश्चन होंगे हमारे इंडियन पॉलिटी के। और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके ओवरऑल सभी एग्जाम्स के लिए, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी का हो गया, स्टेट पीसीएस का हो गया, रेलवे का हो गया, या जैसे सीजीएल हो गया, या डिफेंस हो गया, ठीक है। और उस क्लास को जरूर देखिएगा, प्लीज मिस मत कीजिएगा। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम 128 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट डे यानी कि 3 जनवरी को यानी 3 जनवरी को 128। तो यानी कि ये दोनों जो मैराथन हमारे रहेंगी, और ये हम यानी कि टाइमिंग के जो रहेगा, हमने टाइम बता देता हूँ, शाम को 7 बजे हम लेके आएंगे, ठीक है, इवनिंग में। तो कल 128 क्वेश्चंस के लिए यानी कि आप रेडी रहिएगा। और बाकी अगर आप इस क्लास को करोगे तो इससे देखो आपके ही एग्जाम में काफी बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा देखो आप रिवाइज करोगे उतना ही आपके लिए एसेंशियल है, ठीक है, उतना ही आपके लिए मतलब कि बेनिफिट है। और एक और चीज मैं बता देता हूँ कि हमने अब तक यानी ओवरऑल 34 क्लास हमने कंडक्ट कर चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। वो भी किस किस में वो बता देता हूँ मैं। एक तो हमने देखो 7 क्लास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री की हमने कर ली है, ठीक है, और 6 क्लास आपको देखने मिलेंगी मेडिएवल हिस्ट्री की, और 12 क्लास यानी लगभग 12 क्लास हमने मॉडर्न हिस्ट्री की कर ली है, और इस क्लास को लगाकर यानी कि 9 क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी इंडियन पॉलिटी की। और इन सभी यानी कि ओवरऑल कितने हो गए, 7 6 12 9, ये आपके 34 हो गए, ठीक है, टोटल। तो हमने 34 क्लास ओवरऑल जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम के रेलेवेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जिनके चांसेस ज्यादा हैं और जहां से आयोग यहाँ तक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, रिपीटेड में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, और बाकी उन क्लासेस को एक बार देखिएगा अगर आपने नहीं देखी हो। सो इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। सो ये थे आज क्लास के हमारे ओवरऑल सारे क्वेश्चंस। सो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि 2026 साल आप सबके लिए देखो सिलेक्शन का साल बने। मेहनत जारी रखिए, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मत छोड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, जय हिंद।